प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने जा रहे हैं। आज शाम करीब 4 बजे पीएम मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात करने जा रहे हैं पीएम मोदी। और इसके बाद आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। शाम 6:45 बजे एयरपोर्ट पर ही समीक्षा बैठक की जानी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री धामी तैयारियों को देखने के लिए कल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट भी पहुंचे थे। व्यवस्थाओं को देखा गया, जरूरी निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है। तो इस समय पीएम मोदी वाराणसी में हैं और वाराणसी से फिर उत्तराखंड की तरफ निकलेंगे शाम को। जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद इस आपदा में प्रभावित हुआ है, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है। वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके हमको जैसे जोशीमठ में अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से हमको सहयोग मिला है। तो वहीं आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पीएम मोदी आपदा के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं और पीएम ने केदार आपदा के बाद मदद की थी, इस बार भी वो उत्तराखंड की मदद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उत्तराखंड की जनता और जो पीड़ित लोग हैं उनको भी वो मिलेंगे, अधिकारियों के साथ भी वो बैठेंगे और जो स्थानीय हमारे नेता हैं उनसे भी वो फीडबैक लेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से पंजाब और कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सहायता उनको दी है, जो प्रारंभिक तौर पर दिया है, इसी तरह से उत्तराखंड को भी पूरा उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। उत्तराखंड में आपदा के बाद नुकसान का आकलन करने आई केंद्रीय टीम राज्य का दौरा करके लौट चुकी है। माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के दौरे के बाद नुकसान की भरपाई को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि इस बीच हिमालयी इलाकों के लिए अलग नीति की मांग फिर से सामने आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद केंद्रीय टीम ने कई जिलों का दौरा किया और जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय टीम ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात भी की। सेंट्रल की टीम ने राहत कार्यों की तारीफ की और कहा कि 5 लाख की तत्काल मदद के साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए ट्रैकिंग जैसी पहल अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकती है। उत्तराखंड में इस बार कुल मिलाकर 5,700 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2013 में आई केदारनाथ आपदा में 31,000 करोड़ के नुकसान का आकलन था। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि डिटेल स्टडी के बाद हिमालयी इलाकों के लिए अलग नीति बनाई जाए। उसके लिए देखिए, मैंने हमेशा नीति आयोग में भी अपनी तरफ से सुझाव भी दिया है और हिमालयी क्षेत्रों के लिए निश्चित रूप से एक शोध भी होना चाहिए। इसमें हम राज्य के अंदर भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ के जो हमारे ऐसे संस्थान जो इन क्षेत्रों में अपना शोध करते हैं, जिनकी विशेषज्ञता है, विशिष्टताएं हैं, उन सभी का हम सहयोग लेकर इस पर काम करेंगे। आपदा के बाद अब राज्य सरकार बड़े नीतिगत बदलाव की ओर भी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि अब नदी नालों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार सेटलमेंट पॉलिसी भी ला रही है, जिसके तहत संवेदनशील इलाकों में निर्माण पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। अगर अतिक्रमण होता है तो तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। एक पूरी तरह से इसमें एक तो हम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे, दूसरा एक निर्देश ये भी दिया है कि जो भी हमारे नदी नाले मुहाने या ऐसी ज़मीनें हैं जो उन पर अगर कहीं पर भी अतिक्रमण होगा या कुछ होगा, तो जो उस समय के जो लोग वहाँ पर नियुक्त अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी और उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया गया।
हिमालयी राज्यों के लिए अलग नीति की मांग अब जरूरत बन चुकी है। इस साल उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो तबाही देखने को मिली, उसने इस मांग को और मजबूत कर दिया है। गुरुवार के पीएम मोदी के दौरे पर अब सबकी नजर रहेगी। हिमालय के लिए विशेष नीति, विशेष संरचना और सख्त निगरानी तंत्र तैयार करने जैसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़े संकेत दे सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर देहरादून के ट्रांसपोर्टर की पत्नी की नेपाल में हुए बवाल में मौत हो गई है। गाजियाबाद के रहने वाले ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी के साथ नेपाल घूमने गए हुए थे और नेपाल में हुए बवाल के दौरान जिस होटल में वो रुके हुए थे वहां आग लगा दी गई। इस दौरान ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला की पत्नी राजेश गोला ने बचने के लिए होटल से छलांग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, ये बेहद दुखद खबर। इस समय नेपाल में अशांत माहौल है और इस बवाल में देखिए भारत के जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है। देहरादून के ट्रांसपोर्टर की पत्नी की नेपाल में मौत हो गई है। घूमने गए हुए थे नेपाल और जिस होटल में रुके हुए थे वहां पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने छलांग लगा दी जान बचाने के लिए और उनकी मौत हो गई। बेहद दुखद हादसा। सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल में बवाल मचा। जेनजी युवा नेपाल के सड़कों पर आ गए। इस समय वहां पर किस तरह के हालात हैं और ये खबर विस्तार से जानने के लिए हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे लेते हैं इस पर जानकारी। सतेंद्र, ये पूरी खबर बताएं और क्या हालात इस समय नेपाल में है उस पर भी जानकारी दें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नेपाल में जो आगजनी का मामला सामने आया था उसमें गाजियाबाद के रहने वाले जो व्यक्ति थे जो वहाँ घूमने गए थे, रामवीर अपनी पत्नी राजेश के साथ। तो इनका क्योंकि देहरादून में भी इनका कारोबार है, ट्रांसपोर्टर हैं, ये नेपाल में घूमने गए थे। लेकिन जो जब हिंसा भड़की तो उसके बाद इनकी जो पत्नी है उनकी वहाँ डेथ हो गई है। तो जिस कारण अभी भी प्रतिकूल बनी है और अब ये जानकारी आ रही है कि जो राजेश जिनकी डेथ हुई है उनका शव अभी इंडिया लाए जाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जी, आपका जानकारी के लिए सतेंद्र बर्तवाल। तो नेपाल में इस समय जो हालात हैं वहां पर आंतरिक हालातों को देखते हुए ही उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है। नेपाल सीमा से लगे हुए पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों की सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है। लेकिन आपको बता देते हैं कि हालात इस समय नेपाल में कुछ बेहतर हुए हैं, सामान्य हुए हैं। फिर भी भारत ने अपनी जो सीमाएं हैं यहाँ पर चौकसी बढ़ाई हुई है। खुद आपको बता देते हैं यहाँ पर कुमाऊं की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने सीमावर्ती इलाकों का जायजा लिया है। नेपाल के उत्तराखंड से तकरीबन 207 किलोमीटर की सीमा लगती है। 250 साल, माफ कीजिए, ये जो सीमा है देखिए काफी दोनों देशों का नजदीक में होना और सीमा के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यहाँ पर भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। शैलेंद्र नेगी से लेते हैं इस पर और जानकारी। शैलेंद्र नेगी, जरा विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को, जो नेपाल से भारत की सीमा लगती है उन जगहों पर किस तरह से भारत ने चौकसी बढ़ाई है। उत्तराखंड किस तरह से अलर्ट मोड पर है भारत नेपाल बॉर्डर पर? देखिए, जो भारत नेपाल बॉर्डर है उसकी तकरीबन 250 किलोमीटर की सीमा लगती है। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से लगी हुई सीमा है और इस सीमा पर जो एसएसबी है हमारी, एसएसबी तैनात है और एसएसबी ही जो है बॉर्डर की सेफ्टी और सिक्योरिटी का जिम्मा उसके ऊपर है। लेकिन इसके साथ ही जो उत्तराखंड पुलिस की जो हमारे 7 थाने हैं वो भी इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए हैं और नेपाल बॉर्डर से सीधे कनेक्ट करते हैं। लेकिन नेपाल में जिस तरीके की आंतरिक स्थितियां इस समय पैदा हुई हैं उसके कारण जो है भारत में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो या फिर यहाँ से जो लोग
कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि जो नेपाल में जेलें टूटी हैं या वहां से कुछ कैदी भाग करके वो भारत की तरफ आ सकते हैं। तो इस तरीके की अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। जो बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही है उसे रोका गया है। हालांकि जो इंसानों की आवाजाही है उसे कागज देख करके अगर कोई भारतीय नागरिक वहां फंसा हुआ है, नेपाल में फंसा हुआ और भारत की तरफ आना चाहता है तो उसके लिए बॉर्डर खुला हुआ है। और जो नेपाल का नागरिक यहाँ से नेपाल की तरफ जाना चाहता है भारत से, तो उसके लिए भी अभी उसके लिए रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें कागजी कार्रवाई पूरी करके ही जाना होगा। यानी कागज जो एसएसबी हैं और जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो इसको चेक कर रहे हैं। पूरे जो धारचूला के बॉर्डर से लेकर के आपके उधम सिंह नगर में जितनी भी हमारी चेक पोस्ट लगी हैं, 3 प्रमुख चेक पोस्ट हैं, वहीं पर इनकी जांच हो रही है। लेकिन जो गाड़ी से कनेक्ट होता है वो बनबसा वाला रूट कनेक्ट होता है, वहां महेंद्र नगर की तरफ कनेक्ट होता है ये रूट। एक तरफ महेंद्र नगर का इलाका नेपाल का और दूसरी तरफ बनबसा वाला इलाका उत्तराखंड का जो चंपावत जिला है और उधम सिंह नगर जिला है उससे कनेक्ट होता है। कुछ जगहों पर जो उधम सिंह नगर का इलाका है वहां से नावों से आवाजाही करते हैं, नहर को पार करते हुए, जो बीच में शारदा नदी पड़ती है उसको पार करते हुए जाते हैं जो नेपाल के नागरिक हैं या भारत के नागरिक वहां जा रहे हैं। लेकिन इस सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। कल ही जो है जो रिद्धिम अग्रवाल हैं, आईजी हैं कुमाऊं की, उन्होंने इन सारे जो बॉर्डर की जो हमारी चेक पोस्ट हैं उनका जायजा लिया है। इसके साथ ही जो हमारी नेशनल एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो आपस में समन्वय कर रही हैं। और उसके साथ ही जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं यानी जो LIU हैं, वो भी आपस में समन्वय करके जो नेपाल की तरफ हमारी यूनिट्स हैं यानी जो नेपाल की इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। और नेपाल की जो आंतरिक हालात हैं उस पर उत्तराखंड के बॉर्डर जो इलाके हैं उत्तराखंड पुलिस को निगाह बनाए। जानकारी के लिए अपने दर्शकों को यहाँ आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि उत्तरकाशी में देखिए लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यमुनोत्री हाईवे 20 दिनों से बंद है और यमुनोत्री हाईवे बंद होने से यहाँ पर सिलाई बैंड, स्याना चट्टी, राना चट्टी, हनुमान चट्टी के पास ये रास्ते बंद हो रखे हैं। स्थिति इस समय कैसी है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। सड़क के खुलने का इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अब 13 सितंबर तक ये हाईवे खोला जाएगा। हाईवे बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जंगल चट्टी, फूल चट्टी और बनास 3 जगह पे अभी काम कर रहा है और वहाँ पे वर्टिकल रॉक्स और थोड़ा सिचुएशन बहुत पॉजिटिव ना होने के कारण अभी उसको हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने NH के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मैं डेली, चूँकि हम लोग कांटेक्ट में ही रहते हैं, तो डेली अपडेट के हिसाब से उन्होंने मुझसे 2 दिन और, आज को लेते हुए 2 दिन और 10। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे फिर से बंद हो रखा है। बड़ी जानकारी ले लीजिए। दरासू के पास में गंगोत्री हाईवे बंद है। यहाँ देखिए पहाड़ी से बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया। आसपास यहाँ लोग इंतजार कर रहे थे कि रास्ता पार करेंगे, लेकिन इतने में ही देखिए आप पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे आ गया। लोग डर के इधर उधर भागते हुए नजर आए। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। दरासू पर पहाड़ी से ये भारी मलबा सड़क पर आया है। उत्तराखंड में शिक्षक संघ अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। शिक्षक संघ प्रिंसिपल के पदों पर सीधी भर्ती का लगातार विरोध कर रहा है। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षकों के पास बच्चों के पढ़ाई के साथ ही टीचर्स की ड्यूटी जन जागरण में लेकर आधार कार्ड तक यहां हर जगह पर लगती है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षक संघ टीचर्स की ड्यूटी को कम करने की भी मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेस शिक्षा पे किसमें बेस शिक्षा पे हो रहा है। यहाँ इतने सारे क्या औचित्य क्या है मेरी समझ में नहीं। इनका औचित्य क्या है? केवल फाइल बनाने का, केवल फाइल बनाने के लिए। जब इन्हें छात्र हित में कुछ नहीं करना, क्या इन्हें कौन सा मॉड्यूल उन्होंने ऐसे डेवलप कर दिया, कौन सा मॉड्यूल उन्होंने बना दिया, कौन सा रोल मॉडल है। हर चीज़ तो हम बाहर से ला रहे हैं। कभी हिमाचल से ला रहे हैं, कभी हम पंजाब से ला रहे हैं, कभी दिल्ली से ला रहे हैं। ये बैठे क्यों मेरे समझ में नहीं। इतने सारे पद क्यों? हमारे टीचरों को आप 10 जगह काम पर भेज रहे हैं, उसके बाद भी हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं। और हमारे सरकारी स्कूल ही हैं, चाहे बच्चा 33% लाए चाहे 80% लाए, वो सब हमारा है। हमारे पास अभिभावक भी कमज़ोर होता है, इसलिए जो भी शिक्षण कार्य है वो सब हमारे द्वारा है। इंग्लिश मीडियम में तो बच्चा घर से 75% लेके जा रहा है, 10-15%, 20% वो कम काम कर रहे हैं। हम तो 0 से उठा करके बच्चे को 70 ला रहे हैं, चाहे 40 ला रहे हैं, चाहे 80 ले आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं रुड़की की खबर, जहां पर गिरफ्तार गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि के भतीजे मनीष बॉलर से नजदीकियां रखने वाले 2 पुलिस जवानों के कनेक्शन मिले हैं। मनीष बॉलर जिनसे नजदीकी रखने वाले ये 2 पुलिस जवान अब
जांच का दायरा आगे बढ़ा है। दोनों आरोपी पुलिस जवान हसन जैदी और शेर सिंह को कुमाऊं रेंज ट्रांसफर किया गया है। इन पर सख्त कार्रवाई की भी। एसटीएफ मनीष बॉलर का मोबाइल डेटाबेस खंगाल रही है, जिसका एफएसएल भेजा गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पुलिस बदमाशों से मिली हो। पिछले कई सालों से पुलिस वालों के बदमाशों से रिश्ते सामने आए हैं, जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती है। जो अभियुक्त जेल गया था उसका मोबाइल फ़ोन जो मैं प्राप्त हुआ था वो एफएसएल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और उसमें जो फर्दर तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो एविडेंस मिलेंगे उसके हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुछ और जो इसमें गवाह और जो लोग जुड़े हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। प्रदेश में सहकारिता के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें LUCC यानी कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर दर्ज इस मामले में अब अधर में ये मामला लटका हुआ है। राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी, ये मांग की, सिफारिश की, लेकिन केंद्र से अनुमति नहीं मिली। इसके चलते देखिए अभी तक तो जांच ही शुरू नहीं हो पाई है। LUCC ने दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी की है। फिलहाल इस मामले की जांच उत्तराखंड CID कर रही है। प्रदेश सरकार ने CBI के सौंपने के लिए ऑर्डर कर दिया है और उसको हम परस्यू कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ। और उससे अतिरिक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। ये को खिलाफ जो प्राइम अक्यूज्ड है उसे खिलाफ अरेस्ट करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराने के लिए हमारा प्रयास चल रही है। अभी हमारे पास जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो CBCID नोडल है, वो परस्यू कर रहे हैं हम लोग इसको। उधर नैनीताल जिले से खबर, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बीते दिनों हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर डाली है। बीते कई दिनों से हल्द्वानी में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसके चलते देखिए अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने अब रेगुलर चेकिंग अभियान छेड़ दिया है। तो इसमें हमारा जो फोकस है वो है MB एक्ट के जो भी हमारी वायलेशंस हैं वो हैं, ड्रंकन ड्राइविंग है, इसके साथ साथ ट्रिपल राइडिंग है या विदाउट हेलमेट कोई मूव कर रहा है, बिना नंबर प्लेट ही गाड़ी में मूव करे, तो इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। साथ साथ में जो एलिमेंट एक हुड़दंग का भी है उसको भी हमारा फोकस है। हमारा प्रयास यही है और सभी जनपदों को यही निर्देश है कि पुलिस की विजिबिलिटी रहे। अगर पुलिस सड़क पर दिखेगी, चेकिंग करते हुए दिखेगी, तो शायद ये डेटरेंस रहता है क्रिमिनल एलिमेंट्स को। उधर हल्द्वानी से खबर, जहां पर एक 24 साल के युवक की मौत के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही सृजल नाम के इस लड़के ने अपना गला काट लिया था, जिससे इसकी मौत हो गई थी। लेकिन 24 साल के इस लड़के ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से वो एक बीमारी से परेशान है और इसी बीमारी से परेशान होकर वो मौत को गले लगा रहा है। हल्द्वानी के हीरानगर में रहने वाले इस युवक ने दावा किया कि वो अपनी डिस्क पेन से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से आत्महत्या करने को मजबूर है। उसके घर वालों का कहना है कि वो लंबे समय से मानसिक रूप से भी परेशान था। दर्द की वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी, डिप्रेशन में चला गया था, जिससे परेशान होने के कारण उसने आत्महत्या को गले लगा लिया। मृतक युवक के पिता RSS से जुड़े हुए जिले के पदाधिकारी हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी ये युवा बनाया करता था। I can't bear this pain anymore। ये फिजिकल पेन जो हो रहा है ना, ये IBS का, ये स्लिप डिस्क का, ये पेन में चलने में दिक्कत होना, दिस इज I can't bear this and I don't want to cry, I don't want to express my emotions anymore। मैं खुद नॉर्मलाइज करते हुए चीज़ों को बोल रहा हूँ कि this is it and I can't bear this anymore। I'm really sorry। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं PM मोदी। सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने की। काशी में आज PM मोदी का भव्य स्वागत होना है। PM मोदी मॉरिशस के PM नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात करने जा रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आज शामिल होंगे PM मोदी और 4 घंटे ये बातचीत होनी है। मतलब 4 घंटे आज काशीवासियों के बीच में रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
52वां दौरा प्रधानमंत्री का वाराणसी का आज। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुत अहम दौरा पीएम का कहा जा रहा है। और देखिए यहां पर आपको बता देते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी में रहने वाले हैं। 2 दिन पहले भी वो यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे के बाद उत्तराखंड की तरफ कूच करेंगे। उत्तराखंड में आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने जा रहे हैं, बैठक करने जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। इस समय का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं वाराणसी, बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। और जगह जगह पर देखिए यहां पर स्वागत के लिए पीएम की तैयारियां की गई हैं। दुल्हन की तरह सजा दिया गया है काशी नगरी को आज, क्योंकि मॉरिशस के पीएम भी इस समय काशी में ही मौजूद हैं, जिनसे मिलने के लिए पीएम मोदी यहां पहुंच रहे हैं। उपेंद्र हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव इस समय मौजूद हैं। इस खबर पर सीधे रुख करेंगे उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र, बड़ी जानकारी, पीएम मोदी पहुंचे हैं बाबतपुर एयरपोर्ट, तस्वीरें दिखाएं और इस पर आगे की जानकारी दें। आगे पीएम मोदी का कारवां क्या बढ़ चुका है? एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। और एयरपोर्ट पर स्वागत के साथ ही आप वहां से पहुंचेंगे बाबतपुर पुलिस लाइन हेलीपैड से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी आज के लिए रवाना होंगे। सड़क मार्ग के जरिए आज के लिए रवाना होंगे सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके लिए यहाँ पर व्यापक तैयारी कर ली गई है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में स्वागत किया जाएगा और 5 बड़े पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। तो ये तमाम सारी जो तस्वीरें हैं ये कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी पुलिस लाइन हेलीपैड के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ से एयरपोर्ट से पुलिस लाइन पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। उससे पहले आप ये देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। और यहाँ से पुलिस लाइन सामने दिख रही होगी। पुलिस लाइन से ही कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग के जरिए होटल ताज पहुँचेंगे। और होटल ताज पहुँचने के साथ ही वहाँ पर जो द्विपक्षीय वार्ता रखी गई है मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ, उसमें शामिल होंगे। लंच है प्रधानमंत्री का और द्विपक्षीय वार्ता है। और ये द्विपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस लिहाज से भी क्योंकि मॉरिशस के साथ भारत के रिश्ते, खासतौर से पूर्वांचल के, बनारस के, बिहार के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में उन रिश्तों के लिहाज से भी ये पूरी जो बैठक है ये द्विपक्षीय बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी दुनिया में भारत की मेहमान नवाजी का और भारत मॉरिशस के संबंधों का एक बड़ा संदेश देंगे। तो सामने आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले पुलिस लाइन हेलीपैड के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और अब से करीब 10-15 मिनट बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पुलिस लाइन हेलीपैड पहुँचेंगे। और यहाँ पर यहीं से आगे वो रवाना होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में। उससे पहले यहाँ पर देखिए ढोल ताशों के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं। अगर हम भारत मॉरिशस के संबंधों की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। और दिल्ली से पहली बार ये बाहर द्विपक्षीय वार्ता हो रही, जिसके लिए काशी पहुंचे हैं मॉरिशस के पीएम कल। और यहाँ पे आज ये बैठक की जाएगी। और भारत और मॉरिशस के रिश्तों के बीच का क्या कनेक्शन है ये सभी को पता है। जैसा मैं बता रहा था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और इस दौरान वो वाराणसी पहुंचे हैं। अगर हम रिश्तों की बात करें तो मॉरिशस और भारत के बहुत रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं और इस बैठक के बाद रिश्ते और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने उन्हें प्रधानमंत्री जब मॉरिशस गए थे तो काफी अहम है ये मुलाकात। और